गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। आज हम लोग बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कुछ मेन टॉपिक्स है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसकी शुरुआत हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी हम लोग बात करेंगे। देन उसके आगे के जो पर्सपेक्टिव है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्या उसमें मेजर जो आपके थिंकर्स हैं क्या, और उसमें जो मेजर नेता कौन कौन थे उनकी हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ साथ जिन लोगों को हमारा कोर्स पॉलिटिकल साइंस का ज्वाइन करना है एंट्रेंस क्रैक करने के लिए, DU, JNU, BHU, CUCT, इवन कोई भी आप लोग एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हो, चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हो, इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, हर जगह के जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे भी अगर आप लोग एडमिशन चाहते हो तो आप लोग इस जो हमारे MA पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, सिंपल स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो रहते हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। अगर बाई चांस आप लोग लाइव लेक्चर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, जो चीज़ें होती है डिस्कस कर सकते हैं हम लोगों के साथ। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग उसमें जो चीज़ें अपनी एक्सप्रेस करते हैं। देन स्टडी मटेरियल जो रहता है हम लोग का, स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं। उसी के साथ साथ जो ओरिजिनल बुक्स के PDF रहते हैं, जो महंगी महंगी बुक्स रहती हैं वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। वीकली टेस्ट होता है हमारे का, और उसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट्स जो है हम लोग आप लोग को सॉल्व करवाते हैं, हर एक BHU, JNU एंड DU का। एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी जो MA पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो आप लोगों से सॉल्व किए करवाया जाता है। इवन हम लोग लाइव क्लासेस में ही जब कोर्स खत्म हो जाता है तो उसको सॉल्व करवाते हैं। देन हमारे पास टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहती है आप लोग के लिए। जो लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं वो लोग इवन हम लोग की लास्ट ईयर जो टेस्ट सीरीज निकली थी उसके बहुत मुझे मैसेजेस आए। जो बच्चे कोर्स में नहीं ज्वाइन हुए थे उन लोगों ने भी कहा कि मैडम आपका टेस्ट सीरीज जो था वो काफ़ी अच्छा था, जो आपने बनाया था। काफ़ी जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही मिल रहे थे जो आपके जो एंट्रेंस में आए थे BHU के, उसमें इवन JNU के जो एंट्रेंस थे उसमें उससे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, DU के जो एंट्रेंस थे उससे भी मिल रहे थे। तो एक तरीके से आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी, उसमें जो कोर्स ज्वाइन पूरा करते हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री रहती है। बाकी जो भी एडिशनल हम लोग का मटेरियल रहता है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम लोग 7 ही मटेरियल आप लोग को देंगे, 10 ही मटेरियल देंगे। हम लोग अपनी तरफ से तरीके से जितना सिंपल मटेरियल होता है या फिर जो भी होता है वो आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो जिन लोग को भी कोर्स ज्वाइन करना हो वो दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आइए बात करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसकी कैसे शुरुआत हुई, हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा था हमारे यहाँ। तो जब 1857 में जो इंडिपेंडेंस हम लोग नहीं गेन कर पाए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी क्योंकि हमारे पास एक संगठन नहीं था। एक बहुत मजबूत जो संगठन की ज़रूरत चाहिए थी वो हम लोग के पास नहीं थी, जिस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम आई। और हम लोग उस पूरे जो हमारा जो 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो हम लोग जीत नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद जब हम देखते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस बनती है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक तरीके से जो सेफ्टी वॉल का काम कर रही थी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ब्रिटिश प्रशासन के लिए। एक तरीके से वही कांग्रेस जो है वो जनता के हित में काम करने लगी। धीरे धीरे जो इंडिया के जो नेता थे, इंडिया के जो बड़े बड़े नेताएं थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, वो उस कांग्रेस में ज्वाइन होने लगे, उसके सदस्य बनने लगे। और वो लोग जो अपना झुकाव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू ही अपनी जो चीज़ें थी, अपनी जो मांगे थी वो पूरी करवाने लगे। तो ये एक चीज़ जो वहाँ से शुरू हुई धीरे धीरे, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरीके से हमारे लिए भी बेनिफिशियल रही, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू की गई। उस टाइम पे एक बहुत नॉर्मल पार्टी थी, सेफ्टी वॉल का काम की, पर आगे चल के देखे जाए तो फिर स्वतंत्रता के बाद एक तरीके से वन पार्टी डोमिनेंस का जो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, रजनी कोठारी जी जो देती हैं कांग्रेस का, तो वो देखिए कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले भी उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा, स्वतंत्रता के बाद भी। अभी रिसेंट में तो अभी उनकी जो छवि है वो उनके इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसकी वजह से अभी खराब हुई है। उतने स्ट्रांगली वो लोग ना ऑपोजिशन में तो काम कर ही नहीं रहे, इवन अपने पार्टीज में भी जो है उनकी जो छवि है वो बहुत खराब होती जा रही है कांग्रेस की। तो आइए बात करते हैं। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू होता है, संविधान का निर्माण कैसे शुरू होता है। तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने एक ये किताब पकड़ी और बोला कि लो भैया ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पढ़ना है, यही है जो है, ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। एक दिन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। ठीक है,
तो उसमें क्या है कि आपका तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा की जो मांग उठी सबसे पहले वो उठती है। आपका क्या है? संविधान सभा। पहले क्या हुआ? संविधान सभा, संविधान सभा की मांग उठी जिसमें कि 1924 में आइडिया फर्स्ट गिवन बाय स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, इसके कौन से दो प्रोमिनेंट लीडर थे? एक थे मोतीलाल नेहरू, ये हमेशा याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू जी थे स्वराज पार्टी के। तो इन्होंने अपना आइडिया दिया था किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसके थ्रू हमारा क्या कहते हैं, हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ये नहीं कि एक सेपरेट नेशंस के लिए चाहिए। उस टाइम ब्रिटिशर्स को कहा गया कि अगर आप लोग यहाँ पे राज कर ही रहे हैं तो अच्छे से राज कीजिए, हम लोग को भी वो डेवलपमेंट दीजिए, हम लोग को भी उस तरीके की जो शिक्षा प्रणाली है वो दीजिए, हम लोग को भी ऐड कीजिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने कुछ जो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको खुलवाइए। तो एक तरीके से ये एक तरीका हुआ जिससे कि चीज़ों को अपने तरीके से हमारे लिए बेनिफिट करके, मैनिपुलेट करके, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें मैनिपुलेट किया था फूट डालो राज करो की नीति जो चलाई थी, उसी तरीके से हम लोगों ने बहुत ही प्यार से कहा कि आपके बेनिफिट के लिए ही बात चल रही है, तो आप उसको ब्रिटिशर्स को क्या किया गया, अपनी तरफ मोड़ा गया। देन 1934 में एम एन रॉय पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा की जो डिमांड है उसके लिए एम एन रॉय ने फिर दोबारा से ये बात हमारे समक्ष रखी। देन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड सीए टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 में अब बात क्या हुई कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जब देखे जाए तो 1935 तक आप देखेंगे तो इंडिया का एक भारतीय शासन अधिनियम आ चुका था, या फिर जो चीज़ें थी वो बहुत ही ऊपर से फैल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था इंडिया का। तो ये चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी थी कि हमें भी हमारा एक अलग से संविधान होना चाहिए। जैसे उस टाइम पे अब माहौल देखे आप तो अमेरिका एक नेशंस के थ्रू में गुलाम नेशन थी और वो स्वतंत्र हुई थी। तो ये एक तरीके से क्या था, इंडिया के जो नेशंस थे, इंडिया के जो लोग थे या फिर जो बाकी जो गुलाम देश थे उनके लिए एक बहुत ही एक तरीके से एनकरेजमेंट था कि अगर एक गुलाम देश इतना बड़ा हो सकता है, उसकी वो स्वतंत्र हो सकता है तो हम लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से अमेरिका को देख के इन लोगों के अंदर धीरे धीरे ये धारणा उठी और ये लोग आवाज उठाने लगे। ठीक है, देन उसके बाद 1940 में डिमांड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन अगस्त ऑफर। अगस्त प्रस्ताव जो हुआ आपका, अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है इसको, अगस्त ऑफर को। ठीक है, जिसमें कि 1940 में इसके डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें कि इसके जो क्रिप्स प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट है, उसको क्या किया गया, एक तरीके से रिजेक्ट किया गया धीरे धीरे फिर से। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो है, वो जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो हमारे समक्ष आता है, जिसमें कि एक्सेप्टेड बाय ऑल पार्टीज, जिसमें कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर वर इट्स मेंबर, ये सब इसके मेंबर्स रहते हैं। एंड सीएमपी रिजेक्टेड 2 सीए आइडियाज। अब कैबिनेट मिशन प्लान के जो जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो आइडिया रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके 2 आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है 1946 के बाद, तो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, एक तरीके से जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली constituted in November 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू 1946 नवंबर में जो है इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें कि सीट अलॉटेड एज पर पॉपुलेशन प्रोपोजिशन, जो पॉपुलेशन है उसके थ्रू किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे 389 है, जिसमें कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नर्स प्रोविंस क्या है, कितनी है 292,
चीफ कमीशन प्रोविंसेस कितने हैं? 4। प्रिंसली स्टेट्स जो है वो कितने हैं? 93 है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, उसके थ्रू पे इनको हटाया बनाया गया, ठीक है। देन वोटिंग बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन केस ऑफ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। अगर प्रोविंशियल है, जो प्रोविंशियल जो स्टेट्स है, अगर वो लोग भी इसमें आएंगे तो उसके थ्रू इसको किया जाएगा प्रोपोर्शनली। देन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज पार्टली नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स हैं उनके थ्रू क्या किया जाएगा, वो लोग उसको नॉमिनेट करेंगे, पार्टली जो होगा वो लोग अपने तरीके से करेंगे। देन पार्टली इलेक्टेड बॉडी जो होंगे इसमें इन ब्रिटिश प्रोविंस जो होंगे वो भी रहेंगे एक तरीके से, यानी यहाँ पे देखिए तो प्रिंसली स्टेट्स भी रहेंगे, आपके जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वो भी रहेंगे। इन एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जो रहेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव के द्वारा जो मेंबर्स आएंगे वो लोग भी इसमें उसमें अपनी भागीदारी रहेंगे। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका कंपोजिशन शुरू हो रहा है, बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है, जिसमें कि महात्मा गांधी वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इसमें अपना कोई भागीदारी नहीं निभाई, ठीक है, क्योंकि उनका जो एक पूरा पर्सपेक्टिव था वो क्या था, सामाजिक आंदोलन का था, ठीक है, सामाजिक आंदोलन पे था, जिससे कि उन्होंने अपने राजनीतिक जो तथ्य थे, जो उनकी उसकी सिद्धि की थी, राजनीतिक जो चीजें थी, मांगे थी, उसकी उन्होंने सिद्धि की, किस तरीके से, सामाजिक तरीकों से, सामाजिक जो चीजें थी उसके थ्रू। तो अगर आप लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी जी का जो रोल है एक तरीके से, तो कभी कभी आज के टाइम पीरियड पे इवन पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो उतना, हाँ, जितना कहा जाता है कि महिमा मंडन किया गया है, तो एक तरीके से कहीं कहीं पे उन्होंने उनके कुछ जो आइडियाज है वो प्लेटो से बहुत मिलते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं गांधी पॉलिटिकल थॉट, तो उसमें जो उनके थॉट हैं वो प्लेटो से बहुत ज्यादा मिलते हैं। और प्लेटो हम लोग क्या कहते हैं, कल्पना लोकीय, यानी यूटोपियन जो उनकी थ्योरीज है वो बहुत ज्यादा है। आप एक ऐसे गुड स्टेट की बात करें ना, सभी लोग अच्छा बोले, ऐसे करे वैसे बोले, बल्कि महात्मा गांधी जी भी बात जब करते हैं कि नहीं, हमारे पास जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो लोग होने चाहिए वो सभी की भलाई करे, ऐसे करे वैसे करे, बल्कि जब खुद एक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी होती है उस पर साइन करने सबसे पहले क्या कौन आते हैं, महात्मा गांधी जी साइन करते हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो ये क्या दर्शाता है उनका, कि अगर आप सही में अहिंसा के खिलाफ थे, सॉरी हिंसा के खिलाफ है, तो आपने उन तीनों को फांसी क्यों दी थी, ठीक है। आप भी उन लोग को समझाते बुझाते, जो समझाने बुझाने की जो नीति है उसके थ्रू करते। तो ये सब जो चीजें रहती है महात्मा गांधी जी की, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में महात्मा गांधी जी को भी तो रहना चाहिए, बहुत पढ़े लिखे थे, लॉयर भी थे, तो वो सब चीजें रहती है। देन बाकी उनका अपना अलग जो है, जो हिस्टोरियंस ने लिखा है उसके थ्रू ही हम लोग को चलना रहता है। पर यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, हिस्टोरियंस हम लोगों को नॉलेज देते हैं, सॉरी इंफॉर्मेशन देते हैं, आई फॉर इंफॉर्मेशन, ये हम हैं, हमारे पास क्या रहता है, नॉलेज, ठीक है, माइंड और नॉलेज, ठीक है। तो जो हम लोग को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है अपनी लाइफ में, हमें हमेशा अपने नॉलेज के थ्रू उसको डिटेक्ट करना चाहिए। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कहती हूँ कि मैं आप लोग को सिर्फ पढ़ा रही हूँ, कोशिश किया कीजिए कि खुद से अपने कुछ व्यूज बताइए, ठीक है। और टीचर का वो काम रहता है कि कैसे बच्चे में वो जो नॉलेज का पर्सपेक्टिव है वो डेवलप करे, ठीक है। और बीएचयू में भी जब हम लोग पेपर वगैरह लिखते हैं तो हम लोग को स्ट्रिक्टली समझाया जाता है, जो हमारे प्रोफेसर रहते हैं वो कहते हैं कि अपने मन से लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखते जाओ, जो वो कॉन्सेप्ट है, जो इन्फॉर्मेशन तुम लोग को मिल रही है उसमें तुम्हारे क्या विचार है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या धारणा है, वो लिखो लॉजिकल वे से, ठीक है। इवन एग्जाम्पल्स दे के लिखो ताकि उसको भी, जो पेपर आपका पढ़े उसको भी पता चले। तो ये सब चीजें रहती है, हमेशा इन्फॉर्मेशन जो हिस्टोरियंस के नॉलेज है उसको हमेशा आंख बंद करके नहीं, कुछ अपने जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे भी पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका मैं बहुत बड़ा सपोर्टर थी, इंदिरा गांधी जी की बहुत सपोर्टर थी। फिर उसके बाद एक टाइम में मेरे पापा जो थे वो आर्मी में हैं,
वो कहते हैं कि बेटा उन लोगों का, इन जो तुम लोग को लगता है कि बांग्लादेश का जो संकट है, जो मणिपुर का जो संकट है, जो इधर जो प्रॉब्लम्स हुई है, नॉर्थ ईस्ट का जो संकट है, वो तुमको क्या लगता है ऐसे ही फैला है? वो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कुछ कमियां रह गई, उस वजह से शुरुआत हुई। ठीक है, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे समझाया, क्योंकि उस टाइम पे तेजपुर में वो उनकी पोस्टिंग थी वहां पे। तो वहां पे किस तरीके से इतना बहुत ही नरसंहार टाइप में चल रहा था। वहाँ के जो नॉर्मल जो रीजनल के जो लीडर्स थे उनको हथियार वगैरह जो प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो ये सब एक जो चीज़ें रहती है प्रैक्टिकलिटी एंड जो बुकिश जो नॉलेज है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं बता रही थी आप लोगों को, जो हमेशा रहनी चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, देन द 93 सीट्स अलॉटेड to the princely states were not filled as they decided to stay away from the constitutional assembly। जो 93 सीट्स थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए की गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे, हमें नहीं बनना। ठीक है, देन आइए अब बात करते हैं। तो इस तरीके से कॉम्पोजिशन हुआ। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन दिसंबर 1946। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि ये फैक्ट बेस ही है पूरे तरीके से। तो इसमें ये है कि कब सबसे पहले जो संविधान सभा की बैठक है सबसे पहले कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसकी कहाँ हुई थी, आपकी मद्रास में हुई थी दिसंबर 19 को 1946 में, जिसमें कि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, बिकॉज उनकी मांग थी उस टाइम तक, जो जिन्ना थे एंड उनकी एक पुरजोर मांग थी अलग नेशन की। तो जिस वजह से कि उन्होंने बॉयकॉट किया, बहुत ही ड्रामा किया, जब तक उनकी मांग जो थी वो पूरी नहीं थी। अलग राष्ट्र की जो मांग थी उनकी बहुत पुरजोर हो चुकी थी, और इस वजह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी उसकी जो कार्रवाई थी उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही थी। तो उसको दरकिनार करते हुए फोकस किया गया कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, उस पर काम होगा। देन टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये ध्यान रखिएगा। ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। उसके थ्रू डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पे बहुत ज़्यादा कई बार बयान आता है कि क्या वो टेम्पोररी थे या फिर फर्स्ट थे, क्या थे। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से वो थे। ठीक है, दूसरी चीज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेटर। तो प्रथम जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले बने एक तरीके से, और उन्होंने वो जो थे एक तरीके से प्रेसिडेंट जो बने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो दो थे। वो कौन कौन है, एससी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णामाचारी, ये दो जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। देन उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड दिस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन इन दिसंबर 13, 1946 इन द असेंबली। 1946 में दिसंबर 13, 1946 में असेंबली में ये प्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इवन आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक चीज रहती है, प्रस्तावना दी रहती है। इवन एनसीईआरटी की जो बुक्स रहती है उसके फ्रंट में दिया रहता है, कुछ कभी कभी पीछे भी दिया रहता है। तो उसमें जो चीज़ें दी रहती हैं कि जो मेन जो पर्सपेक्टिव है वो दिया रहता है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें दी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू मूव दिस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन इन December 13, 1946 in the assembly. It contained the fundamentals and philosophy of constitutional structure। आपका जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक छोटा सा जो पार्ट है, एकदम छोटा सा, ताकि हम उसकी पूरी फिलॉसफी को समझ सके। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे जो क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको समझने के लिए जो प्रधानमंत्री जी जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय जो उन्होंने जो अपनी चीज़ें थी वो बताई थी, क्या हम लोग उसमें फोकस करेंगे, क्या चीज़ें रहेगी, क्या मौलिकताएं, क्या हम लोग उसमें चीज़ें ऐड ऑन करेंगे,
क्या हमारे लिए ज़रूरी है एक देश के लिए, और कैसा रहेगा हमारा देश, उसमें क्या क्या चीज़ें जिन पे हम लोग फोकस करके सबसे ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। क्योंकि मेनली किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उस पे उसके जो कुछ टर्म्स रहते हैं, कंडीशंस रहते हैं, उसके 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 तरीके से जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आगे चल के आपका प्रस्तावना उसको कहा जाता है, ठीक है। देन दिस रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, इसको अडॉप्ट किया कर लिया गया था जनवरी 22 1947 बाय असेंबली, जो सभा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी तरह। एंड प्रियम्बल इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो आपकी प्रस्तावना जो है वो जनरली क्या है, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन ही है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में जो चीजें दी गई थी वो ये इसी में। इवन कुछ लोगों को जिन लोगों को पढ़ना हो अच्छे से सही में, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर चीज़ों को पढ़ने के लिए, हम लोग आ जाते हैं बीए में पढ़ लेते हैं, फिर एमए में पढ़ लेते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे क्या हम लोग एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। तो मैं कहूँगी कि 12th की जो हिस्ट्री की बुक है, 12th की हिस्ट्री की जो बुक है उसका जो 3rd पार्ट है, 3 पार्ट्स रहते हैं उस बुक्स के, उसकी 12th की हिस्ट्री की जो 3rd पार्ट है, अगर उस 3rd पार्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। देन उसमें बहुत अच्छे से जो एनसीईआरटी की बुक में जो है बहुत अच्छी जो कुछ लेक्चर्स दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं, गांधी जी ने जिन लोगों को लेटर्स लिखे थे वो सब दिए गए हैं, तो उन सबको पढ़ेंगे तो आप लोग को और डिटेल मिलेंगे। जो फैक्ट्स और वैल्यूज हम लोग इधर उधर खोजते रहते हैं ना, वो जनरली वो जो हिस्ट्री की जो 3rd बुक है उसमें मिलेगा 12th क्लास की। आइए अब आगे बात करते हैं। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1948, ठीक है। तो जो कुछ चेंजेस हुए द इंडिपेंडेंस एक्ट 1948 के तहत, जिसमें कि मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमेन gradually begin to join after acceptance of Mountbatten Plan June 3rd 1947 provided participation, जो कि आपका जो बंटवारा था, जो जिसने कि बहुत ही आगे चल के नरसंहार किया हमारे यहाँ, बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी हम लोग इधर से उधर हो गए एक तरीके से। फिर बाद में विस्थापन की जो नीति भी अपनाई गई, इतनी बड़े मात्रा पे दंगे फसाद हो गए थे नोआखली में, तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। इवन हर जगह बंटवारे में जनरली जो पंजाब के जो एरिया थे और इधर के जो एरिया थे दिल्ली वगैरह के, उधर वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि जनरली आपका देखेंगे कि माउंटबेटन जो प्लान था, जो जून 3rd को आया 1947 में, जिसमें कि पार्टिसिपेशन का जो था, पार्टीशन का जो था, उसको बंटवारे का जो नीति थी उसको अपना ली गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो आपके मुस्लिम लीग थी, वो क्या हुआ, वो असेंबली में ज्वाइन हो गए, ठीक है। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड 3 चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पोजीशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पोजीशन थी उसमें 3 चेंजेस किए जाते हैं। कौन? असेंबली वाज मेड ए फुली सॉवरेन बॉडी। असेंबली को क्या किया गया, पूरी तरीके संप्रभु जो बॉडी है उसको बना दिया गया एक तरीके से। देन फ्री टू अब्रॉड और अल्टर एनी लॉ, किसी भी लॉ को आप अल्टर कर सकते हैं, किसी भी लॉ को, कानून जो आप है उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, वो आप लोग के वो जो करने की जो अथॉरिटी है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मिल जाती है। देन 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली। 2 जो फंक्शंस होते हैं, जो आपकी जो कार्य है वो दिए जाते हैं इन लोगों को करने को, जिसमें कि परफॉर्म ऑन सेपरेट डेज, मतलब किए तो जाएंगे पर सेपरेट डेज पे किए जाएंगे, जिसमें कि लेजिस्लेटिव बॉडी रहेगी, जिसमें कि चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर, एंड कंस्टिट्यूएंट बॉडी जिसमें चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये 2 बॉडीज जो रहेंगी ये कार्य करेंगी एक तरीके से संसद के लिए संसदीय रूप से, एंड संवैधानिक रूप से, जो संविधान का जो है उसको बनाने के लिए किए। तो संसदीय जो रूप है उसको कौन चलाएंगे? चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं जीवी मावलंकर जी कौन है, उनका क्या रोल है,
आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा तो फिर तो और भी कंफ्यूजन आ जाएगा, तो उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। देन कंस्टिट्यूएंट बॉडी है, उसको कौन हेड करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। देन फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया जो है, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, जिसमें कि डोमिनियन लेजिस्लेटिव जो है, एक मिनट भैया, डोमिनियन लेजिस्लेटिव जो है उसमें कि दीज टू फंक्शंस कंटिन्यू टिल नवंबर 26, ठीक है, नवंबर 26 1949 तक ये चला पूरा तरीके से। उसके बाद आफ्टर विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स, टोटल स्ट्रेंथ कम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग उठी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मांग उठी, उसमें कितने थे? 389, ठीक है। उसके बाद जब मुस्लिम लीग के जो थे वो लोग हट गए, तो उसके बाद कितने हुए? 299। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जब पार्टीशन का जो एक हमारे समक्ष आया, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सिर्फ यहाँ के क्या कहते हैं, सिर्फ इंडिया के ही नहीं, जब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब मांग उठी थी 1946 में, तो उस टाइम पे ये नहीं था कि पार्टीशन होगा कि नहीं होगा, तो हर एक जगह जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिश स्टेट्स थे जो थे, उन सभी को एक जगह रखा गया। और फिर उसके बाद जो जितनी सीट्स थी उस पर चुनाव हुए, और उसमें मुस्लिम लीग हारी, तो इस वजह से उसके आक्रोश में उसने और जो बंटवारे की जो मांग थी वो बहुत उसकी प्रबल हुई। देन जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉल कर दिया, क्योंकि एक नया नेशन बन रहा था, तो उनकी एक अलग से उनका चलेगा, अपना चलेगा, अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन उनका रहेगा। तो इस तरीके से जब वो लोग हट गए, तो क्या हुआ कि 389 जो में से 299 जो थे वो बचे, तो उनके थ्रू वो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हुआ। आगे देखिए, जिसमें कि फंक्शंस परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, क्या क्या जो कार्य थे वो किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। तो रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949, मई 1949 में एक तरीके से जो है इंडिया को एक कॉमनवेल्थ जो है उसका जो एक नाम था उस तरीके से दिया गया, रेटिफाई कर दिया गया। देन अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947 में। एक सवाल है आप लोग को बताना है कि हमारे नेशनल फ्लैग जो है उसको बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, किसने उसको बनाया। देन दूसरा सवाल ये है, नेशनल सॉन्ग किसने दिया एंड नेशनल एंथम किसने दिया। तो जिन लोगों को इस सवाल का जवाब पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, ठीक है। तो अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑन Jan 24 1950 में इसको किया गया, ठीक है। 1950 में नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम की जो थी उसको अडॉप्ट कर लिया गया। देन इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन Jan 24 1950 में इनको जो थे राजेंद्र प्रसाद थे उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट किया गया। भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे, अभी भी सवाल अगर उठता है तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 24 Jan 1950 में हुआ, ठीक है। इससे पहले जब नवंबर 25 को था, तो B.R. अम्बेडकर जी कहते भी हैं कि जब नवंबर की मैं बात कर रही हूँ, नवंबर 1949 की, उसमें B.R. अम्बेडकर जी कहते भी हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, पर अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कोई नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करेगा, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसको हर एक इंसान के लिए वो एक खराबी सिद्ध होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जो बुरे लोगों के लिए बुरी लगेंगी, और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर लगेगी। जो चाहते हैं कि सभी लोग बराबर रहें और जो सहयोग है वो हमेशा बना रहे, सब लोग बढ़ोतरी करते रहे, इस तरीके से जो लोग सोचे के चलेंगे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा है। देन फाइनल सेशन जो हुआ Jan 24 को 1950, however it continued as provincial parliament of India
फ्रॉम Jan 26 टिल 1950 टिल फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इतने 1946 से चली आ रही थी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको और आगे बढ़ाया गया, क्योंकि जो चुनाव थे, भारत के पहले चुनाव जो हुए थे वो अभी तक नहीं हुए थे। भारत के पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, जिन्होंने कि पहला जो चुनाव था वो भारत में करवाया था, जो कि आपका जो करवाया था। देन तो वो क्या हुआ कि जब तक नई पार्लियामेंट जो बनी वो कब बनी, 1952, और जो पुरानी जो पार्लियामेंट थी वो उसी को कंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि अभी चुनाव नहीं करवा सकते थे, कुछ उस टाइम पे वो क्या परेशानी थी, या फिर जो क्योंकि नया देश बना था, तो चीजें अभी क्या हो रही थी, एक जगह से एकजुट हो रही थी, इधर से उधर से, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया। देन टोटल सेशंस जो थे वो 11, टोटल टाइम जो इसमें लगा 2 years 11 months एंड 18 days जो लगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल सेशंस जो इसके हुए वो 11 हुए। एंड उसमें आप लोग बताइएगा कि कितना खर्च लगा, खर्च कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने में। ठीक है, ये सवाल है आप लोगों के लिए कि कितना खर्च लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन आज आपके समक्ष है उसको बनाने में कितना खर्च लगा वो बताइएगा। देन मेजर कमिटीज कौन कौन सी थी, जो मेजर कमिटीज थी, क्या क्या वो कमिटीज थी, समितियां कौन कौन सी थी, तो यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, स्टेट्स कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, स्टेट्स कमिटी। इसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष थे। ओहो, एक रूप से अध्यक्ष थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, उसके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस पे बहुत क्या कहते हैं, एक तरीके से अगर रिसर्च का बात हुआ तो इस पे बहुत ज़्यादा मुझे करने का बहुत मन है, क्योंकि एक इतने बड़े देश को संगठित करना, इतने सारे राष्ट्रों को संगठित करना, प्रोविंशियल जो है उनको एकजुट करना, जो कि इतने हठी हैं सब लोग एक तरीके से ब्रिटिश शासन के, इतने हम लोग तो बात करते हैं सिर्फ 4 ऐसे जो मेन जो 12th क्लास की जो बुक है उसमें बात की जाती है, एक तो जूनागढ़, मणिपुर, फिर उसके बाद हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 4 जो स्टेट्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, उसकी हम बात करते थे। पर आप देखेंगे 565 जो देश जो थे, राज्य थे, सॉरी देशी रियासतें जो थी, उनको एकजुट करके जो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एकजुट करके हमारा जो एक राष्ट्र है जो इंडिया है उसको बनाया। आप जो अभी मैप पे देखते हैं, अगर एक भी स्टेट अगर हट जाए तो कैसा इंडिया का मैप कैसा लग जाएगा। ठीक है, तो वो एक गरिमा जो है उनकी, उसको देखने में बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्या उन्होंने कितनी बड़ी कूटनीति अपनाई होगी, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से कि ये सभी लोग जो थे वो एकजुट हुए। जैसे कि अभी हैदराबाद गेट जो है, यहाँ के जब मालवीय जी गए थे उनसे मांगने के लिए चंदा, तो वो अपना जूता फेंक दिया, तो उनका जूता उन्होंने लगा दिया नीलामी के लिए यहाँ पे। तो फिर बाद में उन्होंने अपना जो था वो चंदा जो यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए देना था तो वो दिया गया, तो बाद में जो हैदराबाद गेट का नाम जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्हीं के नाम पे पड़ा। तो किस तरीके से उन्होंने ये पूरा संगठन किया, पूरा एक तरीके से प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इसीलिए इनको एकता का सूचक माना जाता है। एकता जो है, एकीकरण का जो सूचक है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मैं एक बात बता दूं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में B.R. अम्बेडकर जी द्वारा जो जितने भी नीतियां बनाए गए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस टाइम के पीरियड से, उस टाइम में जो जितनी भी एक तरीके से कहा जाए
जो चीजें चल रही थी, जो घटना चक्र चल रहा था, जिसमें गांधी जी का पूरा एकदम मन नहीं था कि जो शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब्स जो है, उन लोगों को वो जो अधिकार मिलने चाहिए वो मिले, वो बराबरी पे आए, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे। इस वजह से बी आर अम्बेडकर जी बहुत ही उनसे निराश रहते थे, और वो इसमें बिल्कुल भी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो नहीं बनना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते थे। फिर उनको बाद में समझाया गया। क्यों समझाया गया? बिकॉज उस आदमी के पास वो कैपेसिटी थी। कहते हैं ना कि जो प्यासा है वो कुएं के पास आता है, तो कुआं कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई की थी। आप सोचिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि आज हम लोग देखते हैं, वहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की थी। दो इकोनॉमिक्स की डिग्री थी उनके पास। इतने इतने पढ़े लिखे थे। उनका टाइम भी जो भी था वो हमेशा पढ़ाई में ही गुजरता था। जनरली वो है नई नई बुक्स पढ़ते थे, नई नई चीजें समझने की कोशिश करते थे जितना हो सके। तो एक तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा जाता है कि इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई भी नहीं था, इनके आसपास भी नहीं थे। इनके एक असिस्टेंट थे दयाल जी, वो सिर्फ इनको क्या कहते हैं, वो थोड़े बहुत थे, पर इनसे ज्यादा जो चीजों को समझने वाला नहीं था। क्योंकि कहाँ कहाँ से चीजें जो थी वो ऐड ऑन की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हर एक जगह से। तो उन सब चीजों को जो ड्राफ्ट करने की जो काम था वो बी आर अम्बेडकर जी का था, जो कि बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो अतुलनीय है, बहुत ही बढ़िया काम है। देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज जो थे, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज पे, अल्पसंख्यक, ट्राइबल्स जो जनजातीय हैं, एक्सक्लूडेड एरियाज पे किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके पास दो दो जो काम है वो है इनके, क्योंकि इनका जो देश के साथ जो जुड़ाव था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, वो बहुत ही ज्यादा था, और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे। इवन होम जो चीज़ें थी, इवन उन वहाँ तक बहुत पहुँच थी इनकी। और वही जो जेएल नेहरू जी थे, वो विदेशीय जो चीज़ें थे, ज़्यादातर उनका जो पढ़ाई लिखाई थी वो विदेश में हुई थी। इस वजह से उनका एक तरीके से विदेश मंत्रालय भी जो था वो बाद में उन्हीं को दिया गया। फॉरेन जो डिसीजन थे वो वही लेते थे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा देखने को मिलेगा। ऑफ ऑल द कमिटीज of Constitution Assembly, drafting committee was most important set up on August 29 in 1947. It consists of 7 members. इसके जो members थे वो 7 members थे। ठीक है, 7 बहुत important members थे। Then इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना और हमारे समक्ष लाना, एक एक चीज को क्या कहते हैं बहुत बारीकी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर कोई भी एक चीज छूटी तो आपका जो मेन उद्देश्य प्रस्ताव में जो चीजें दी गई है वो आपकी नहीं देखने को मिल पाएंगी। आगे चलते हैं। देन इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आफ्टर जनरल clauses by clause reading of draft constitution, it was adopted on November 26, 1949. At that time it contained preamble, 395 articles and 8 schedules. ड्राफ्टिंग के बाद जो ड्राफ्टिंग हुई, क्लॉजेस ऐड हुए, डिबेट्स हुई, इतनी चीज़ें हुई। इवन उस टाइम पे जो हिंदी को जो राष्ट्रीय भाषा थी उसको बनाने पे बहुत ज़्यादा हुआ, तो साउथ में फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो उसको कहा गया कि चलो आप लोग को हिंदी को क्या किया, राष्ट्रीय भाषा नहीं राज्य भाषा का ही एक जो था वो दिया गया। इवन उसके बाद जो बना, वो जो पूरी तरीके से बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो किस तारीख को बना था? adopted on November 26 in 1949. At that time it contained 395 preamble था उसमें, ये ध्यान रखिएगा। पूछता भी है उस टाइम पे क्या क्या कंटेन था, तो आपका था प्रियम्बल, प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल्स जो थे वो थे। The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted to align with philosophy of constitution. जो फिलोसफी थी हमारे, जो दर्शन है हमारे संविधान का, उसको समझने के लिए उसके साथ एक तरीके से इसको एक तरीके से इनैक्ट किया गया। देन
एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब किया गया, आइए देखते हैं। सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 1949 इटसेल्फ। जैसे कि कुछ जो जैसे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो लागू करने का जो था वो उस टाइम पे नहीं किया गया, पर साइन हो गया था, ठीक है। एक तरीके से हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि 26 जनवरी में और जो 26 नवंबर है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो 26 नवंबर में को, एक मिनट, 26 नवंबर को साइंड हुआ था, ठीक है। पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार था, उस पर साइंड हुआ। एंड 26 जैन को 1950 को ये क्या हुआ, लागू किया गया, एक तरीके से लागू कर दिया गया पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये जो कंफ्यूजन है वो ना हो आप लोगों को, ये ध्यान में रखिएगा। पर 1949 में नवंबर 26 को जो सिटीजनशिप थे, इलेक्शंस थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट था, टेम्पोररी एंड ट्रांसनेशनल प्रोविजंस थे, एंड शॉर्ट टाइटल कंटेन इन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 and 392, 393 came into force on नवंबर 26, 1949 को ही ये लोग फोर्स में आ चुके थे। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो सिटीजनशिप्स हैं, नागरिकता जो है, आपके जो इलेक्शंस थे, क्योंकि इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई थी और जो इलेक्शन जो होता है वो 1951 जनवरी में शुरू हो जाता है, ठीक है। इलेक्शन जो सुकुमार सेन के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप नहीं रोक सकते, ठीक है। कुछ चीज़ों जो है उनको आप लोग नहीं रोक सकते, एक टाइम तक उसको फिर क्या इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये जब कभी पूछा जाए कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स थे, वो क्या क्या चीज़ें थी जो किस दिन उसको लागू कर दिया गया था, वो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये देख सकते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन मेजर पार्ट केम इनटू फोर्स ऑन जैन 26 को जो मेजर पार्ट है, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से कर दिया था। कमेंसमेंट डेट इवन जैन 26 क्यों किया जाता है जैन 26 1950 को, क्योंकि जैन 26 को 1930 में पूर्ण स्वराज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा था। हर साल 1930 के द्वारा 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था और वो हर साल किया जा रहा था। पर कुछ ऐसी स्थितियां हुई, जो पार्टीशन का जो टाइम पीरियड आया, जिस वजह से जो हमारी स्वतंत्रता थी, एक तरीके से क्या हुआ, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। तो क्योंकि जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स को भी छोड़ के भागना था कि चलो छुट्टी मिले इन दोनों से, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके हम लोग जल्दी से भागे यहाँ से। जो अपना ये पाकिस्तान का और जो इंडिया का मुद्दा है वो लोग अपना खुद निपटा लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में भी जो स्थितियां थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। उधर हिटलर ने भी अपना प्रकोप अपना स्टार्ट कर दिया था, उस वजह से बहुत परेशानियां जो थी यूरोप को झेलनी पड़ी थी। तो इस वजह से जैन 26 1950 को जो था उसको फोर्स में लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 and Gold Act, Government of India Act 1935 with all its enactment were repealed. However, the abolition of Privacy Council Jurisdiction Act 1949 continued. जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, उसको भी फिर से एक तरीके से ऐड किया गया, कुछ जो इसमें जो चीज़ें थी उन सबको। एंड ऑब्लिशन ऑफ प्राइवेसी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 में उसको कंटिन्यूड कर दिया गया, वैसे ही जो चीज़ें थी उनको कंटिन्यूड आगे कर दिया गया। अब बात करते हैं जो अदर इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। क्या जो इम्पोर्टेंट थे,
adopted as constitutional assembly symbol। जो एलिफेंट था उसको एक तरीके से constitution assembly का symbol माना गया। Then Sir B.N. Rao was constitutional advisor to constitutional assembly। डॉक्टर सर B.N. राव जो थे वो constitutional advisor थे constitutional assembly के। H.V.R. Iyengar was secretary to constitutional assembly। जो H.V.R. Iyengar थे वो secretary थे constitutional assembly के। S.N. Mukherjee was chief draftsman of constitutional इन constitutional assembly। एक तरीके से जो ड्राफ्टिंग कमेटी तो थी पर ड्राफ्ट्समैन की का जो एक काम था वो S.N. मुखर्जी द्वारा किया गया। प्रेम बिहारी रायजादा was the calligrapher of the constitutional assembly। जो एक तरीके से किस तरीके से उसको लिखा जाएगा या फिर क्या जो चीजें रहेगी, कैलीग्राफर का जो काम रहता है वो इनके द्वारा प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा किया गया। नंदलाल बोस एंड B.R. सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उसका फेस रहेगा, क्या उसमें कौन कौन से फोटोज लगेंगे, क्या सिंबल किया जाएगा और कैसे उसको एक तरीके से कहा जाता है, कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ एड ऑन होते हैं, कौन कौन से जो मेन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रही थी, जो फोटोज आपको देखने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो जनरली जो ये लोग खींचते हैं या फिर जो उसमें पूरी बुक में ऐड करते हैं वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ हिंदी वर्जन कैलीग्राफी डन बाय वसंत कृष्णन वैद्य, इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो थे। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, हम लोग कल आगे इसके पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उसका शुरुआत हुई, क्या उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जिनको कुछ क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो सवाल मैंने पूछे उस सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई क्वेरी हो तो आप लोग बताइएगा। थैंक यू।